ठीक है, तो टोटल जो रेखा समाकलन है उसको पी क्यू आर एस पथ के लिए कैसे लिख सकते हैं? पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस एंड एस से पी। पी से क्यू, क्यू से आर से एस और एस से पी। आर से एस बी डॉट डी एल प्लस एस से पी बी डॉट डी एल। अब इसमें देखो पी क्यू पथ के लिए बी वेक्टर का डायरेक्शन और डीएल वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा पी क्यू पथ के लिए, बट क्यू आर पथ के लिए डीएल तो इस डायरेक्शन में है और चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो जाएगा? 90। और आर एस पथ के लिए तो बाहर है इसलिए बी का मान 0 होगा। और इस वाले पथ में देखो ये डीएल परपेंडिकुलर है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, तो इसमें भी ये 90 होगा, ये 90 होगा, यहाँ पर थीटा 0 होगा और इसके लिए बी का मान 0 होगा। तो अभी सॉल्व करते हैं इसको। चूंकि पी क्यू पथ के लिए बी वेक्टर व डीएल वेक्टर के मध्य कोण थीटा इज इक्वल टू 0 है और पी क्यू पथ के लिए, तो रेखा समाकलन क्या हो सकता है इसका? पी से क्यू बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है, वो कितना हो जाएगा? बी का परिमाण, डीएल का परिमाण और कॉस 0। ठीक है, कॉस 0 का वैल्यू तो 1 हो गया, बी कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, डीएल का ही समाकलन होगा। अब डीएल का मैंने मान लीजिए ये पी क्यू आर एस जो है वो एल लंबाई का वर्ग मान लिया, तो पी क्यू आर एस और इन सब की लंबाई कितनी है? एल है। ठीक है, तो डीएल का समाकलन क्या हो जाएगा इस पथ के लिए? एल, टोटल लंबाई एल है ना, तो बी एल आ गया। तथा दोनों के लिए लिख देती हूँ अब, क्यू आर तथा एस पी पथ के लिए, क्यू आर व एस पी पथ के लिए बी वेक्टर व डीएल वेक्टर के मध्य कोण कितना है? 90। थीटा इज इक्वल टू कितना है? 90। तो क्यू आर के लिए देखें बी डॉट डी एल, या आप लें एस पी पथ के लिए बी डॉट डी एल, ये क्या आएगा? बी डी एल कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, क्यू आर और एस पी पथ के लिए। अब कौन सा रह गया है लास्ट? एस आर पथ। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड, फोर्थ। अब चूंकि एस आर पथ परिनालिका के बाहर स्थित है, परिनालिका के बाहर स्थित है, और परिनालिका के बाहर कैसा है? चुंबकीय क्षेत्र बी का मान 0 है, तो एस आर बी से डीएल, जब इसके लिए बी का मान 0 है तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये तीनों मान जो हैं आपके पी क्यू, क्यू आर, एस पी और एस आर, ये 0 आ रहे हैं, इन दोनों का 0 आ रहा है, केवल एक ही मान आ रहा है बी एल, पी से क्यू वाले के लिए। तो टोटल रेखा समाकलन क्या हो जाएगा? इसका मान 0, इसका मान 0, इसका मान 0, सिर्फ ये आएगा बी एल। ठीक है, उपरोक्त समीकरण 3, 4, 5, 3, 4, 5 से मान समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण समीकरण 3, 4, 5 से मान समीकरण 2 में रखने पर दो में मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रख दो, ये सब जीरो हो जाएंगे। इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी एल, ठीक है, बाकी तीनों जीरो। और ये किसके इक्वल है, बी डॉट डी एल म्यू जीरो आई के, जो समीकरण 1 लिखा था। तो बी एल इज इक्वल टू कितना आ रहा है, म्यू जीरो आई। अब ये जो आई है ना, इसका वैल्यू निकालना है हमें। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो सिग्मा आई होता है ना, तो आई का वैल्यू निकालने के लिए हम ये मान के चल लेते हैं कि प्रति एकांक लंबाई में घेरों की संख्या कितनी है। धारा आई किस पर निर्भर कर रही है, इन घेरों की संख्या पर, क्योंकि प्रत्येक घेरे में धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो प्रति एकांक लंबाई में घेरों की संख्या n है। और मान लीजिए कि इस PQRS पथ में, जो कि कितनी लंबाई का है, स्मॉल l लंबाई का है, तो स्मॉल l लंबाई में घेरों की संख्या आती है, वो कितनी हो जाएगी, NL हो जाएगी। माना प्रति एकांक लंबाई में घेरों की संख्या स्मॉल n है, तो L लंबाई के PQRS पथ में घेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, NL। और प्रत्येक घेरे में कितनी प्रवाहित धारा है, I, तो NL घेरों में कितनी धारा प्रवाहित होगी, NL I, ठीक है। माना परिनालिका में प्रति एकांक लंबाई में घेरों की संख्या है स्मॉल n है, ठीक है। तो L लंबाई के PQRS पथ में घेरों की संख्या NL होगी। घेरों की संख्या है NL तथा प्रत्येक घेरे में प्रवाहित धारा I है। तो NL घेरों में प्रवाहित धारा कितनी होगी, NLI, ठीक है। और ये हम PQRS पथ के लिए लिख रहे हैं ना, तो उसमें कुल धारा कितनी होगी, सिग्मा I इज इक्वल टू NLI। PQRS पथ में कुल धारा, समीकरण नंबर अब ये आ गई थी आपकी 5 तक हो गई थी, समीकरण नंबर 6 लिखनी थी इसमें। समीकरण 6 से BL इज इक्वल टू कितना आएगा, इसको B डॉट डी एल PQRS को तो BL के बराबर आ गया था, और म्यू जीरो सिग्मा I की जगह पर क्या आ जाएगा, म्यू जीरो NLI, ठीक है। तो यहाँ से B इज इक्वल टू कितना आएगा, L से L कैंसिल, म्यू जीरो NI, जहां पर N क्या है, N प्रति एकांक लंबाई में घेरों की संख्या। तो चुंबकीय क्षेत्र किसके प्रोपोर्शनल है, प्रति एकांक लंबाई में घेरों की संख्या के, क्योंकि घेरों में ही तो धारा प्रवाहित हो रही है और धारा से ही तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र किसके प्रोपोर्शनल है, प्रति एकांक लंबाई में घेरों की संख्या के लिए। जितने ज्यादा घेरे होंगे उतनी ही ज्यादा धारा होगी और उतना ही ज्यादा चुंबकीय
क्षेत्र होगा। यदि पूरी परिनालिका की लंबाई यदि हम मान लें कैपिटल L, ठीक है, और कुल घेरों की संख्या n, जैसे मान लीजिए ये तो हमने एक स्मॉल n लंबाई का ये लिया था, उसमें हमने क्या बोलते हैं घेरों की संख्या कितनी निकाली थी nl, और उनमें प्रवाहित धारा nli। अब मान लीजिए हमने टोटल परिनालिका की लंबाई ले ली कैपिटल L, और उस कैपिटल L में घेरों की संख्या मान लीजिए कैपिटल N। अभी रुको, इसको मिटा दो। यदि संपूर्ण परिनालिका की लंबाई कैपिटल L है तथा L लंबाई में घेरों की संख्या, L लंबाई में कुल घेरों की संख्या है आपकी n है, तो प्रति एकांक लंबाई में घेरों की संख्या क्या हो जाएगी? तो प्रति एकांक लंबाई में घेरों की संख्या स्मॉल n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्रति एकांक लंबाई में घेरों की संख्या। तो यहाँ से b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? म्यू 0 कैपिटल N I बाई L। धारा का मान दिया हुआ है और प्रति एकांक लंबाई में घेरों की संख्या दी हुई है, तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से निकालेंगे। और यदि तुम्हें ये दिया हुआ है कि परिनालिका की लंबाई इतनी है और उसमें कुल घेरों की संख्या इतनी है, तो चुंबकीय क्षेत्र में हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, मिटा दूं ना ये? यदि परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है अंदर चुंबकीय क्षेत्र उसका मान दिया हुआ है 10⁻³ टेस्ला, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है 10⁻³ टेस्ला, और परिनालिका की लंबाई दी हुई है की लंबाई कैपिटल L वो दिया हुआ है 0.5 मीटर, ठीक है। इस पर लपेटे गए फेरों की कुल संख्या 1000 तथा फेरों की संख्या वो कितनी होगी? कैपिटल N वो दिया हुआ है 1000, ठीक है। तो परिनालिका में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। यहां से B इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू 0। अब इसमें B का मान दिया हुआ है, I का मान पूछा है, तो निकाल सकते हैं ना। I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? BL बाई म्यू 0 N, 10⁻³ टेस्ला, लंबाई दी हुई है 0.5 मीटर बटे म्यू नॉट। म्यू नॉट का वैल्यू 1/4πε0 से लिख सकते हैं। नहीं 4π इंटू 10⁻⁷ इंटू फेरों की संख्या 1000।
म्यू 0/4 पाई इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷ तो यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। कर रहे हैं सॉल्व। 3 10⁻⁻�6 होगा, -6 से -7 कैंसिल, -1 ओवरऑल ये आएगा। जैसे 10⁻³ है यहाँ पर -3 ये भी ऊपर जाएंगे तो -3 -6 हो जाएगा, -6 से -1 बचेगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻1 बचेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा ऊपर जाएगा ये तो 5/4 पाई। इसको सॉल्व कर सकते हैं, 5/4 इंटू 3.14 ये जाएगा। धारा निकाल रहे एम्पियर में आएगी 0.54 एम्पियर। तो प्रणालिका की जो धारा प्रवाहित हो रही है वो है 0.4 एम्पियर। एक क्वेश्चन और हो जाएगा, अभी टाइम है। एक लंबे सीधे धारावाही चालक तार में 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। तार से इलेक्ट्रॉन 2 सेंटीमीटर की दूरी पर गतिमान हो तो इलेक्ट्रॉन पर कितना बल कार्यरत होगा जबकि इलेक्ट्रॉन की गति तार की ओर हो। कुछ और ही होगा। वैसे सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? B = μ0I/2πr। ठीक है, उसने यदि ये पूछा है कि इसमें 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो r = 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? तो निकाल सकते हैं ना। B = कितना हो जाएगा? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 2 पाई इंटू कितनी डिस्टेंस पर? 2 सेंटीमीटर। तो इसको मैं 2 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं। 2 पाई 2 बचेगा ऊपर, तो B = यहाँ पर 2 से 10 20 10⁻⁻5 टेस्ला। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया है कि किसी लंबे सीधे धारावाही चालक तार में कितनी धारा प्रवाहित की जाए कि उससे 0.25 मीटर दूरी पर इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो। मतलब क्वेश्चन ऐसे है कि चालक में कितनी धारा प्रवाहित की जाए, कितनी धारा प्रवाहित की जाए कि 0.25 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला है। ठीक है, तो उसने ऐसा कहा है कि 0.25 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना है, तो उसमें कितनी धारा प्रवाहित की जानी चाहिए। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि B का मान कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻6 μ0 अपने आप बंद हो गया। अभी रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? यहाँ से I का वैल्यू कैलकुलेट करना है, पाई 0.25 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो
क्योंकि आई चाहिए ना हमें, तो म्यू नॉट का वैल्यू रख दो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 आई, तो वही 2 बचेगा यहाँ पर 10⁻⁻6 से 10⁻⁻1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर क्या आएगा 0.25 बटे 10⁻⁻1, ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 2.5 एम्पियर। ठीक है, कहीं आ रहा है। नेक्स्ट कल पढ़ेंगे, एक और अनुप्रयोग रह गया आपका टोरॉइड। परिनालिका के दोनों सिरों को मोड़ के बनाते हैं ना, टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, वो कल पढ़ेंगे।